गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सर्विसेज एंड अदर। तो जीएसटी के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड on the final supply on the supply of goods and services which is finally consumed, जो कंज्यूम किया जाता है फाइनली, तो उस कंज्यूमर पर ये टैक्स का बर्डन जो है लगाया जाता है एक तरीके से। और जो सप्लाई चेन है और उस सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक के बीच के जो लोग हैं उन्हें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसमें वो जीएसटी में जो भी अपनी परचेजिंग पर, राइट, जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ किया है अगर ट्रेडर ने, तो उस समय उसने जो जीएसटी दिया होगा उसको उसका बेनिफिट या उसको एडजस्ट करने का जो राइट है वो तब मिल जाएगा जब वो उस रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड करके या उसको एज इट इज़ भी अगर आगे सेल करता है तो डेफिनेटली जो भी जीएसटी वो लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उस आउटपुट जीएसटी में से वो अपना इनपुट जीएसटी वो है एडजस्ट कर सकता है, दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हालांकि ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके प्रभावों की, इम्पैक्ट्स की। तो इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर की हम बात करेंगे कि ट्रेडर पर या बिजनेसमैन पर इसका क्या अफेक्ट आता है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये है क्या चीज़, वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाया जाता है, जो भी वैल्यू ऐड की जाती है, राइट। आप कोई भी चीज़ खरीद कर अगर आप उसमें कोई बदलाव करके या उसमें कुछ उसको सुधार के या उसमें कुछ ऐड करके अगर उसे आगे सेल करते हो तो इसका मतलब आपने उसमें कोई वैल्यू ऐड की है, राइट। तो जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो जो जीएसटी लगाया जाएगा वो उस वैल्यू एडिशन पे लगाया जाएगा, राइट। तो वो कैसे मैनेज होगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू ये वैल्यू एडिशन पर जो है नेट टैक्स अवेलेबल रहेगा और इसका बर्डन जो है वो फाइनल कंज्यूमर को ही सहन करना होगा। नंबर 2 यानी बी पार्ट में हम देखेंगे रिड्यूस्ड कैस्केडिंग। तो कैस्केडिंग इफेक्ट आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, दैट इज़ टैक्स ऑन टैक्स। तो अर्लियर जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था उसमें आप देखते थे कि कस्टमर को या जो भी गुड्स या सर्विसेज को लेता है उसे डबल टैक्सेशन का सीन देखना पड़ता है, उसे वो सहन करना पड़ता है और टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था। तो ये जो अफेक्ट है वो जीएसटी में एलिमिनेट हो गया है। तो एक अच्छी बात है कि अब हम ये जो बर्डन है डबल टैक्सेशन का या टैक्स पर टैक्स का जो बर्डन है, ठीक है, इसके कम होने से कस्टमर के लिए एक अच्छी बात ये रही है कि गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो यानी कॉस्ट है जो है यानी वो जो प्राइस है वो कम हो गया है, ठीक है। सी पार्ट में चलेंगे, दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई जहाँ पर की जाती है, अगर गुड्स की सप्लाई की जाएगी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर में गुड्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं, सर्विसेज दी जा रही है, तो आईजीएसटी का प्रोविज़न है। और अगर स्टेट की बाउंड्रीज़ के अंदर गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट इज़ नो सब्सिक्वेंट सेल और सेल इन ट्रांजिट अगेंस्ट फॉर्म्स। तो सब्सिक्वेंट सेल का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ बाय करते हैं और आगे फिर उसको सेल कर देते हैं, दैट इज़ सब्सिक्वेंट सेल। और सेल इन ट्रांजिट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर कर रखी है और अभी तक आपके पास नहीं आई है, तो इन बिटवीन अगर आप सेलर को इन्फॉर्म करते हैं कि वो चीज़ आपने, मान लीजिए क्योंकि आप खुद इसको ख़रीद चुके हैं, वो अलग बात है कि आपके पास गुड्स पहुंची नहीं है, तो आप अगर सेलर को ये कह देते हैं कि या उसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब जो गुड्स आपके पास वो मूव कर रहा है उसकी बजाय वो किसी ऐसे पर्सन को वो चीज़ें बेच दे जिसको आपने अपनी चीज़ें बेच चुके हो, मतलब वो गुड्स आपके पास आने से पहले ही आपने उसकी डील किसी और पर्सन से कर ली है। तो अब वो गुड्स पहले आपके पास आए और आपसे किसी और के पास जाएं, इससे बेटर यही है ना कि आप सेलर को बोल दो कि वो गुड्स आपके पास आने की बजाय डायरेक्टली उस नए पर्सन के पास चली जाएं, उसे बोलेंगे सेल इन ट्रांजिट। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो सब्सिक्वेंट सेल या सेल इन ट्रांजिट का प्रोविज़न था, ये
अर्लियर जो सिस्टम था टैक्स का, उसमें कुछ फॉर्म्स भरे जाते थे जिसके आधार पर टैक्स से छूट मिल जाते थे, लेकिन जीएसटी में ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई छूट नहीं है. जीएसटी वुड बी चार्ज ऑन बोथ ट्रांजैक्शंस, राइट. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट सप्लाईज एंड सप्लाईज टू सेल्स. तो पहले जो है एक्सपोर्ट सप्लाई या सेल्स को, जो सेल्स मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, तो ऐसे एरियाज़ को सप्लाई करने पर कुछ एग्जम्पशंस का प्रोविज़न था. नाउ एग्जम्पशंस आर नॉट अवेलेबल अंडर फॉर्म्स एंड डिक्लेरेशन. तो अब उस तरीके का जीएसटी में कोई प्रोविज़न नहीं है. स्टॉक ट्रांसफ़र की बात करेंगे कि अगर एक कंपनी अपनी ब्रांच को या एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को जो है कोई स्टॉक ट्रांसफ़र करती है, तो अर्लियर सिस्टम में फॉर्म एफ आप देख सकते हैं, फॉर्म एफ का प्रोविज़न था. उसे भर के हम जो है उससे बच जाते थे, यानी कि टैक्स देने से. और अभी जो है यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, ये इंटरेस्ट रेट की हम बात करूँ, जीएसटी लॉ की बात करें तो स्टॉक ट्रांसफ़र जो है वो लाइबल है टैक्स के. पहले क्या था कि जो पहले सिस्टम था टैक्स का, उसमें अगर आप पर्टिकुलर फॉर्म भर देते हो या डिक्लेयर कर देते हो कि आपकी ये गुड्स कहाँ, किसको, कौन सी ब्रांच को सप्लाई हो रही है, कुछ सेल तो नहीं हो रही ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ही तो जा रही हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था. लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविज़न थे, फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ता था. लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जीएसटी में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा. स्टॉक ट्रांसफ़र टू ब्रांचेस, कंसाइनमेंट एजेंट्स विद इन स्टेट. देखो ऊपर था इंटर स्टेट का सीन, यहाँ विद इन स्टेट का है. तो विद इन स्टेट में ये है, अगर एक ही स्टेट के अंदर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस केस में, या कोई कंसाइनमेंट है, जैसे प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई सामान बेचने के लिए दे रहा है बट वो स्टेट की बाउंड्री के अंदर है, तो वहाँ पर ये सीन रहेगा कि अगर दोनों पार्टीज़ का GSTIN यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर सेम है, तो आप टैक्स से बच सकते हैं, अदरवाइज़ आपको टैक्स देना होगा. ओके, जहाँ पर दोनों का डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो CGST और SGST जो है आपको चार्ज किया जाएगा आपके ऊपर. नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल ट्रेडर पर. तो स्मॉल ट्रेडर के ऊपर ये एक ऑप्शन है कि 1.5 करोड़, ये 1 करोड़ नहीं है, यहाँ पे 1.5 लिखना होगा आपको, चेंज हो गया ये. तो 1.5 करोड़ तक का अगर कोई स्मॉल ट्रेडर का टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल है, तो वो उसको ये एलिजिबल जो है कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब एक स्कीम है कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसके तहत छोटे जो व्यापारी हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनका टर्नओवर अगर एग्रीगेट मतलब टोटल टर्नओवर अगर उनका 1.5 करोड़ तक का है, तो उन्हें जो है कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती. कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से और डिटेल में देखेंगे. फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना करना है कि स्मॉल ट्रेडर के लिए जीएसटी में ऑप्शन है कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है या उससे कम है, तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो आपको मिल सकती है. अब चलते हैं आगे. इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरर पर क्या इफेक्ट आया है. देखिए, ट्रेडर का मतलब होता है जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, वो एक जगह से सामान ले रहा है एंड दूसरी जगह सामान बेच रहा है. मैन्युफैक्चरर वो होता है जो एक जगह से रॉ मटेरियल ले रहा है, उसमें प्रोसेसिंग कर रहा है और उसमें कुछ चेंजेस कर रहा है एंड देन वो उसको सेल कर रहा है, राइट. तो यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा बदल गया. तो अब वो उसके बारे में कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपटीशन आ गया है मार्केट में. कंपटीशन इसलिए आ गया है कि एक तो प्राइसेस पर फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलने लगा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के आने से चेंज हुई हैं, मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है. तो ऑब्वियसली हर मैन्युफैक्चरर को कंपटीशन फेस करना पड़ता है और पड़ेगा. हालांकि कंपटीशन देखो, हेल्दी कंपटीशन तो अच्छा होता है आगे बढ़ने के लिए. तो नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो यहाँ पर जो जीएसटी के आने से जो एक थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है प्रोसीजर. अदरवाइज़ जो है पहले बहुत सारा तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो अलग अलग तरह का रजिस्ट्रेशन करना होता था. तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो हुआ है उसका वैल्यूएशन करने में अब थोड़ा सा इजी जो है प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है. चीपर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चीपर हो गए हैं, ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स हैं और इस पर हमें जो है
हाँ, जो पहले हम टैक्स दे चुके हैं उसका भी बेनिफिट हम ले सकते हैं। ओके, अर्लियर स्टेजेस पे जो हम टैक्सेस पे करते हैं दैट कैन बी रिफंडेड, दैट वुड बी रिफंडेड to a large extent up to some certain conditions, according to some conditions. Next is ease of doing business. तो बिज़नेस करने में आसानी होने लगी है क्योंकि कंप्यूटराइजेशन है देखो, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो नई नई टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं, ऑनलाइन रिटर्न भर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, बहुत कम मैनुअल तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मैनुअल वर्क तो इसमें ना के बराबर है। तो इस तरीके से जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, तो इस वजह से जो है एक तरीके से बिज़नेस करना थोड़ा इजी हो गया है। कंप्लाइंस कोस्ट की बात करते हैं तो जो भी जीएसटी की फॉर्मेलिटीज़ है, हालांकि देखिए अब इसमें सॉफ्टवेयर हमें डालना पड़ता है, हमें प्रॉपर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो उससे फेमिलियर नहीं होंगे तब तक बिज़नेस नहीं कर सकते। तो कंप्लाइंस कॉस्ट का मतलब होता है कि फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की या उस कार्य को करने की जो कॉस्ट है, उसको पूरा करने की जो कॉस्ट है, वो देखिए बड़ा बिजनेसमैन तो बियर कर सकता है क्योंकि उसका टर्नओवर ज़्यादा है, लेकिन स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बियरेबल नहीं है। और मिडल जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी बड़ी थोड़ा सा रहेगा ये इशू कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग का प्रोविज़न रखना पड़ता है और उन्हें उस चीज़ के में फैमिलियर बनाने के लिए उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो एक थोड़ा सा एक हर्डल तो रहेगा बिजनेसमैन को, थोड़ा सा खासकर जो छोटा बिजनेसमैन है या जो छोटा व्यापारी है उसके लिए थोड़ा परेशानी वाला है ये सिस्टम। मैन्युफैक्चरर्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट वैट ऑफिशियल्स, तो अभी ये सिस्टम आया है कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर है, उसमें क्या सिस्टम है कि 9:1 का रेशो है कि 90% जो है 90% ऑफ डीलर्स, ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वो उनमें से 90% डीलर्स तो स्टेट अथॉरिटीज़ देखेंगी और 10% जो हैं वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ देखेंगी। 1.5 करोड़ तक के डीलर्स के 90%, राइट, ठीक है। तो एक तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए क्या सीन रहेगा। एक तो वही वाली बात, डेस्टिनेशन की बजाय कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन वर्ड को हमने ज़्यादा फोकस करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी कंज्यूम करेगा फाइनली बर्डन उस पर ही जाएगा। दूसरा है सर्विस टैक्स या SGST इम्पोज्ड बाय स्टेट्स, तो डेफिनेटली ये वही चीज़ है कि अगर स्टेट के अंदर आपने सप्लाई की है सर्विस, मतलब स्टेट की बाउंड्री के अंदर किया है, तो आपको SGST और CGST का ऑप्शन रहेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं तो IGST रहेगा। टैक्सेस रिसीव्ड बाय कंज्यूमिंग स्टेट, तो जिस स्टेट में आप जिस स्टेट ने कंज्यूम किया, जैसे हरियाणा से राजस्थान में कोई सर्विसेज दी गई हैं तो राजस्थान कंज्यूमिंग स्टेट माना जाएगा ना, तो बर्डन उस पर रहेगा। तो जो भी पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है या कंपनी है या कोई भी है तो उसको टैक्स देना होगा, अल्टीमेट बर्डन उस पर आएगा। इंक्रीज सेट ऑफ दैन वैट, वैट में जो प्रोविज़न था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। GST में अब सेट ऑफ करने का प्रोविज़न, यानी वही इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ऑप्शन दिया गया है वो वैट के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन, राइट, फॉर ऑब्वियसली जो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट आया। एक तो प्राइसेस रिड्यूस हुई है क्योंकि जो टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था, एक तो वो बात, और दूसरा जो है कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे, तो वो कई तरह के टैक्स जो है अब सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से जब टैक्स कम लगेंगे तो प्राइस कम रहेगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि सिस्टम इस तरीके का बनाया गया कि अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको किसी भी पर्सन के साथ मिलने जुलने की या मतलब मैनुअल एक इंटरफेस है ही नहीं,
तो जब तक मैनुअल इंटरफेस होता है ना, तो ये करप्शन वाला सीन तब ज़्यादा क्रिएट होता है जब एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड, ऑनलाइन है, रिटर्न भरना है, आपको टैक्स भरना है, रिफंड लेना है, कोई क्लेम करना है, तो एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। तो ऑब्वियसली फिर एक अच्छी बात है कि इसमें कोई कुछ कस्टमर के साथ कोई नाइंसाफ़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ऑप्शंस टू कस्टमर, तो ऑप्शन कस्टमर का ऑप्शन इसलिए कह रहा है कि क्योंकि सिंगल नेशन सिंगल टैक्स का प्रोविज़न है, और ऑब्वियसली जब हर जगह सेम सिस्टम रहेगा तो कस्टमर को भी ऑप्शन मिलेगा ना। अदरवाइज़ हम लोग यही सोचते हैं कि अब कोई चीज़ कहाँ पर सस्ती मिल रही है, कोई चीज़ कहाँ महंगी मिल रही है, एंड जो टैक्स का सिस्टम है वो कई जगह अलग अलग है, तो वो चीज़ें कस्टमर के लिए हर्डल्स क्रिएट करते थे। तो अभी क्या है, कस्टमर को ऑप्शन मिलने लगे हैं। नेक्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन इसका आसान हो गया। इस पहले इंडायरेक्ट टैक्स जो पहले थे और अब जो जीएसटी है, अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि उनको एक तो टैक्स की अमाउंट ज़्यादा मिलने लगा है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। अब थोड़ा सा टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी कम होने लगी है, तो सरकार का रिवेन्यू यानी कि आय बढ़ी है, और फॉर्मेलिटीज़ उस तरह की नहीं है, ईजी हैं, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कलेक्शन में, तो सरकार की आय में बढ़ोतरी भी हुई है और डिफ़िकल्टीज़ भी कम हुई है। और लॉस ऑफ सीएसटी रिवेन्यू, तो हाँ ये है कि सीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सॉरी सीएसटी नहीं, सीएसटी है ये सेंट्रल, एक सेकेंड, हाँ ये जो सेंट्रल लेवल पर हमारा सेल्स टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट, इसको सीएसटी बोलते हैं। तो सीएसटी जो 2%, इट वाज 2% एक्रूइंग टू द स्टेट ऑफ द कलेक्शन हैज़ बीन समसम्ड इनटू जीएसटी। तो सीएसटी जो 2% जीएसटी में मर्ज हो गया है, ये रिवेन्यू अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को नहीं मिलेगा। पहले क्या था, सीएसटी का 2% जो है स्टेट को जाता था, ठीक है, अब वो सिस्टम बंद हो गया क्योंकि जीएसटी में मर्ज हो गया है। तो अब क्या हो गया कि सेंटर को 2% स्टेट्स को नहीं देना होता। रिफंड्स अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर जो है रिफंड्स, अब मान लीजिए अगर आप ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आपका रिफंड बनता है ना, आपका क्लेम बनता है कि आप पैसा वापस ले सकते हो जो टैक्स आप ज़्यादा पे कर चुके हो। तो पहले फॉर्मेलिटी ज़्यादा थी और थोड़ा मैनुअल था, इस वजह से जो रिफंड्स थे वो देर से आते थे। अब जो रिफंड्स आने का जो स्पीड है वो 90% जो है वो कहता है बढ़ गई है। 90% ऑफ द टोटल रिफंड अमाउंट बीइंग अवेलेबल ऑन सबमिशन ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कीजिए और आपको फटाफट रिफंड आ जाएगा। रिड्यूस्ड करप्शन रिड्यूस हुआ है डेफिनेटली, मैनुअल इंटरफेस कम हुआ है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो अब जो है किसी भी पर्सन को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते टैक्स के लिए, या फिर मतलब करप्शन के लिए क्या होता है, जैसे ब्राइब वगैरह का सीन रहता है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ रिवेन्यू टू स्टेट्स। हाँ ये भी है कि जीएसटी के आने से कई स्टेट्स को जो है रिवेन्यू का लॉस भी हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया था कि ऐसे स्टेट्स को 5 ईयर्स तक जो है वो कॉम्पनसेशन देंगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया है, कंप्यूटराइजेशन लीडिंग टू फॉल इन कलेक्शन कॉस्ट। तो ऑब्वियसली जब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड होगी तो मैनुअल वर्क कम हो जाएगा ना, और फास्ट होगा, स्पीड होगी, एरर लेस होगा, और एक तरह से इजी हो जाएगा ना, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर एवरीबडी। सो कलेक्शन कॉस्ट जो है वो इजी रहेंगी और उसमें कलेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, इजी नहीं, कॉस्ट कम हो जाएगी उसकी। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो है उसमें क्या है, स्टेट्स विच आर नेट कंज्यूमर्स वुड बेनिफिट ड्यू टू द एक्रूअल। ऑब्वियसली इसमें यही था ना कि जिस स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा उसी स्टेट को वो क्या नाम है हो जाएगा, मतलब उसी को टैक्स पे करना होगा। तो जो प्रोवाइडर है, राइट, जो सप्लायर है, उसको परेशानी नहीं होगी। जो परेशानी इन द सेंस कि उसको टैक्स नहीं देना है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो भी स्टेट है, उसको टैक्स का पे करना होगा। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन द कंट्री पर क्या इम्पैक्ट रहेगा कि एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देखिए अगर देश में कुछ भी पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं जो बिज़नेस के फेवर में हैं और जिसमें
कंफर्टेबल है, इजी है, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ कम है और एक तरीके से ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, उसको भी तो एक तरीके से अट्रैक्ट करता है ना वो सिस्टम। तो पहले क्या थे, मल्टीपल टैक्स थे, अब एक सिंगल टैक्स है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, जो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है था, लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ की वजह से शायद नहीं कर पाता था, तो अब उसके लिए वो रास्ते खुल गए हैं। और इसका फ़र्क जो है हमारी ओवरऑल रेवेन्यू और हमारी उस पर भी पड़ेगा, ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन इजी है, जीएसटी से एक जो टैक्स बेस है वो बढ़ गया है, तो अब ज़्यादा लोग टैक्स पे करने लगे हैं। जो बिजनेसमैन है वो उसकी संख्या बढ़ी है टैक्स देने में, तो इससे सरकार को आय की जो है वृद्धि हुई है, इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट इज सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है, तो डेफिनेटली सिंगल नेशनल सिंगल टैक्स का प्रोविज़न है, वो मल्टीपल टैक्स का प्रोविज़न ख़त्म हो गया है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर जीएसटी के अलावा भी आप देखोगे, जैसे टोबैको है तो जीएसटी के अलावा भी उस पर एडिशनल टैक्सेस लगते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं है, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, उन्हें लग्जरी आइटम्स या सिन प्रोडक्ट्स कह सकते हो आप, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं या मैक्सिमम जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो डबल टैक्सेशन से या मल्टीपल टैक्सेशन से उनको आज़ादी मिल गई है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइड टैक्स लॉज, तो डेफिनेटली ये बात कर चुके हैं कि जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो बहुत इजी बना दिए गए हैं, तो हर टैक्स पेयर को अब एक इजी एक्सेस हो गया। क्योंकि एक जीएसटी नेटवर्क जो है, तो आप पोर्टल पर जाकर आप उस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं और आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन के लिए जैसे ज़ीरो रेटेड है जीएसटी, और उससे एक हमारी इकॉनमी को देखो बूस्ट तो मिला ही है। और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन जब एक्सेस प्रोडक्शन को हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक आगे बढ़ने का ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ ओवरऑल इम्पैक्ट। अब वो कहता है कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट बताइए। ये तो हमने पर्टिकुलर बताया ना कि स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे या ट्रेडर पे या मैन्युफैक्चरर पे क्या क्या था। अब हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे, तो ओवरऑल इम्पैक्ट में देखेंगे कि चेंज इन लॉ एंड प्रोसीजर, तो हमें पता ही है कि लॉ और प्रोसीजर चेंज हो गया और सिंप्लीफाई कर दिया है। टैक्स रेट्स अलग अलग तरह के हैं, पहले टैक्स रेट्स डिफरेंट थे, अब टैक्स रेट्स अलग है। पहले एक्साइज ड्यूटी का टैक्स अलग था, या कस्टम ड्यूटी कह सकते हो, या फिर सेल्स टैक्स है, वैट था, सीएसटी था। अब यहाँ पर जो जीएसटी है वो जैसे 0% भी है, 5 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है, तो डिफरेंट देखो यहाँ पे भी रेट्स हैं। ओके, चेंजेस तो आए हैं टैक्स के रेट्स में। जीएसटी बेस्ड ऑन एचएसएन होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एक तरीका है हमारी गुड्स को या हमारी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमने सेल करना है, उनको क्लासीफाई करने का के लिए एक कोड दिया जाता है, उसे हम HSN बोलते हैं, राइट। तो एक कोड प्रोवाइड किया, यानी कि गुड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाए। जब तक HSN कोड का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक जीएसटी हम नहीं पे कर सकते, तो हमारा इनवॉइस पर HSN का होना अनिवार्य है। अवेलेबल ऑफ टैक्स क्रेडिट, तो डेफिनेटली इनपुट आपकी पूरी सप्लाई चेन में जो है आपको जो सप्लायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, तो डेफिनेटली कोई पहले जो है आपने कोई चीज़ बनाई तो उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है, फिर उसके बाद आप उसको चीज़ बेचेंगे तो सेल्स टैक्स रहेगा। तो एक कस्टमर जो है वो इनडायरेक्टली एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है और सेल्स टैक्स भी दे रहा है, तो उसके लिए तो डबल टैक्स हो गया ना। तो इस चीज़ से छुटकारा जीएसटी ने दिलवाया। चेंजेस इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। आपका ये सुविधा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, जीएसटी नेटवर्क है, पोर्टल बनाया गया है जो ऑनलाइन उसमें रिटर्न्स हम भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हम अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है।
नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग। डेफिनेटली नई चीज़ कोई भी एंटर करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी अगर कुछ चेंज होती है तो हमें भी उसके साथ फेमिलियर होने के लिए उसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो डेफिनेटली बिजनेसमैन के लिए एक चैलेंज था और है कि जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने वर्किंग जो लोग हैं अगर उनको जब तक आप इस चीज़ की ट्रेन नहीं करोगे और वो फेमिलियर नहीं होंगे तब तक आप जीएसटी के ऑप्शन को ऊपर जा ही नहीं सकते। तो उसके लिए एक बिजनेसमैन का ऑब्वियसली खर्च भी बड़ा है और एक चैलेंज भी है, राइट। तो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है अब जीएसटी को हैंडल करने के लिए, राइट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं इम्पैक्ट ऑन स्पेशल सेक्टर्स। तो स्पेशल सेक्टर्स पे भी फ़र्क पड़ा। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जी पहले जिन पर टैक्स लगता नहीं था, अब जीएसटी में उन पर टैक्स लगने लगा है। या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिस पर टैक्स कम लगता था, अब जीएसटी में ज़्यादा भी लगने लगा। और ये भी है कि कुछ पे टैक्स लगता था और अब उसको छूट मिल गई है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो रहा है एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइज़र्स हैं या लगा लीजिए पेस्टिसाइड्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी जो है वो पहले के कंपैरेटिवली जो पहले रेट्स थे उसके कंपैरेटिवली रेट्स जो हैं जीएसटी के ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी जो कुछ ब्रांडेड चीज़ें हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर वो पैक्ड है, राइट, तो ऑब्वियसली उस पर रेट्स डिफरेंट रहेंगे। इम्पैक्ट ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों का काम है, जिसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे काम जिसमें आप मटेरियल भी अवेलेबल करा रहे हो और आप सर्विस भी दे रहे हो, राइट। तो अभी पहले क्या सिस्टम था कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था तो मटेरियल के लिए तो सेल्स टैक्स और सर्विस के लिए अब सर्विस टैक्स देना पड़ता था। यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन टैक्स आप दो दे रहे हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके अलावा एक तीसरा टैक्स और भी है। अब उससे मिलकर एक नई चीज़ बनेगी, राइट, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अलग देनी होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देनी है, ठीक है ना। इसका बर्डन फाइनली किस पे आया? इसका बर्डन आया कस्टमर पे। तो ऐसा अब नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत सिंगल टैक्स का प्रोविज़न है ना, तो एक तरीके से अब अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये सर्विस में काउंट होता है। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट आया है? रेट्स में चेंजेस होने से और एक्सपोर्ट्स स्मूथ हुए हैं। इम्पोर्ट्स पर जो है वो ड्यूटी हायर जो है जब इंपोर्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली सरकार का ये सीन रहेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इंपोर्ट्स कम से कम हो, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ या टैक्स रेट्स जो हैं वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट्स को है और ज़ीरो रेटेड रखा गया है। ओके। इम्पैक्ट ऑन प्योर सेल ऑफ लैंड और कंप्लीटेड बिल्डिंग्स। ओके, जो लैंड है, ठीक है, भूमि जिसको आप कहते हो, या फिर जो उससे मकान या दुकान या जो भी प्रॉपर्टी बनाई जाती है वो जीएसटी दायरे में नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो जीएसटी में नहीं आएगा। अदर इम्पैक्ट में कह रहा है कि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं, आप देख सकते हो, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि वो भी कभी ना कभी इसमें आने के चांसेस हैं उनके। और टोबैको जैसी चीज़ जिन्हें आप सिंथ गुड्स कहा जाता है, लग्जरी आइटम्स भी हैं कुछ जो है जो सिर्फ जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है बल्कि इसके ऊपर और भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, राइट। तो ये इसका इम्पैक्ट रहा है जीएसटी का। अब बात करते हैं चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार के आगे क्या ऐसे चुनौतियां थी, तो उन चुनौतियों के बारे में एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था कि अब क्योंकि सरकार को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना था बिजनेसमैन को भी और कंज्यूमर को भी, ताकि जो है टैक्स पेयर को, ताकि स्मूथली इसको रन किया जा सके। दूसरा जो था दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ चेक पोस्ट। तो ऑब्वियसली चेक पोस्ट जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं तो चेक पोस्ट पे पहले टैक्सेस का प्रोविज़न था, लेकिन अब उसको रिड्यूस करना था और या ख़त्म करना था, ये भी एक चैलेंज था। हार्मोनाइजेशन का मतलब हार्मोनाइजेशन मतलब एक तरीके से स्मूथली उसको अफेक्ट करने के लिए एक आइडेंटिकल एक जो लॉज हैं आपके जो कानून हैं उनको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जो एक डिफ़िकल्टी को कम करें, कंफर्टेबल हों और इजीली अंडरस्टैंडेबल हों।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी में क्या था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर जो है उसमें जो है जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है उसमें 90% एडमिनिस्ट्रेट होंगे स्टेट से और 10% जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 90% स्टेट्स एंड 10% सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके अलावा अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो वो इक्वल सेंटर और स्टेट में इक्वल जाएंगे। यानी कि एक जो अथॉरिटी है जो आपको एक तरह से एडमिनिस्टर करेगी, तो वो अथॉरिटी कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा आपकी टर्नओवर के ऊपर। कॉमन प्रोसीजर फॉर लेवी असेसमेंट कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन, तो ये भी एक चैलेंज था सरकार के लिए कि अगर सिंगल टैक्स है तो सिंगल लॉ होना चाहिए, सेम लॉज होने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो है एक तरह से जो असेसमेंट का सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन है, रिटर्न्स का फाइलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ट्रीटमेंट जो है वो एक तरीके से सिमिलर होना चाहिए और सबके लिए सेम होना चाहिए। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली कोई भी नया हम कुछ चेंज लाते हैं तो उस चेंज के साथ फेमिलियर होने के लिए हमें उस तरीके से ट्रेन होना पड़ता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कि हमें हमारे एम्प्लॉइज़, हमारा स्टाफ, हमारा फेडरल और स्टेट लेवल ऑफिसर क्या उस चीज़ के लिए तैयार हैं मेंटली, राइट, और उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और उस चेंज के साथ फेमिलियर होना, दैट्स द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे सरकार के आगे जीएसटी को स्मूथली रन करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।